Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to weekly Polity Current Affair class. In today's session, we are going to discuss the very first that central government has approved a single window appointment facility for state DGPs. प्रकाश सिंह जजमेंट को बहुत सारे स्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक सिंगल विंडो ऑपरेशंस के साथ अब स्टेट में डीजीपीज की अपॉइंटमेंट को अलाइन किया जाएगा. Second, it is about the governance and artificial intelligence use in public service delivery. करंट अफेयर तो यह है कि महाराष्ट्र में एक आंगनवाड़ी सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर दिया गया है, जिसमें बच्चों की जो तादाद है आंगनवाड़ी में वो भी बढ़ रही है और ये आंगनवाड़ी सेंटर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है अबाउट दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन सी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, वो सारे एग्जांपल हम यहां पर कवर करेंगे. देन इट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अबाउट स्पीकर्स डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. तेलंगाना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई टाइम लिमिट जारी की है. जैसे इससे पहले करंट अफेयर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है गवर्नर्स को कि वो कितने टाइम के अंदर स्टेट के बिल को असेंट देंगे, और अब एंटी डिफेक्शन लॉ पर 3 महीने की टाइम लिमिट की गई है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 महीने के अंदर अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ केस के ऊपर डिसीजन लेंगे. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन. सो लेट्स गेट ऑन विद द वेरी फर्स्ट, एंड दैट इज सेंटर नोटिफाइज single window system for appointing state DGPs, and especially this is in relation to Tamil Nadu case, लेकिन ये सभी स्टेट्स पे लागू होगा. The very first thing here that because बहुत सारे स्टेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2006 जो प्रकाश सिंह जजमेंट है, सबसे बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अबाउट द पुलिस रिफॉर्म, और उसी में डीजीपी की अपॉइंटमेंट को भी लेकर गाइडलाइन है, उसको क्योंकि फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो अब एक सिंगल विंडो ऑपरेशन किया गया है. और हाँ, इसमें याद रखेंगे ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है ये अप्रैल 2025 से ही स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था. देन सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, एक तो ये स्टेट के अंदर स्टैंडर्डाइज करेगा और एक्सपीडाइट करेगा डीजीपीस की या हेड ऑफ पुलिस फोर्स स्टाफ की. हो ये रहा है कि बहुत सारे स्टेट में, इसमें उत्तर प्रदेश भी एक है. अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो है जो डीजीपीस की अपॉइंटमेंट में ये कि टेम्परेरी डीजीपी नहीं लगाए जाएंगे, परमानेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे स्टेट के अंदर अब ये फॉलो हो रहा है कि टेम्परेरी डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी अपॉइंट कर दिए जा रहे हैं जो स्टेट अपनी मर्जी से कर दे रहा है, और परमानेंट डीजीपी जो सेंटर की भी इन्वॉल्वमेंट है, यूपीएससी के एम्पैनलमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही है. तो इसी के मद्देनजर रखते हुए अब एक सिंगल विंडो सिस्टम आएगा, और साथ ही स्टेट मस्ट फॉलो द यूनिफाइड चेकलिस्ट बेस्ड प्रपोजल फॉर्मेट. तो एक ही फॉर्मेट सारे स्टेट अब इसके अंदर फॉलो करेंगे. देन ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और टाइमली एम्पैनलमेंट की सुविधा होगी यूपीएससी के थ्रू. क्या है ये सारा प्रोसेस और इसके की फीचर्स क्या हैं, नई पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले एम्पैनलमेंट कमेटी विल बी हेडेड बाय यूपीएससी चेयरमैन, और एम्पैनलमेंट के अंदर यूनियन होम सेक्रेटरी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, स्टेट डीजीपी और साथ ही सेंट्रल पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेड होंगे, उनके हेड्स होंगे. तो देखिए, अगर सिंपली समझें कि आखिर स्टेट में डीजीपी की अपॉइंटमेंट को लेके अभी क्या प्रोसेस है, तो स्टेट अपनी तरफ से जो भी एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनकी एक लिस्ट सेंटर को भेजता है, यूपीएससी को भेजता है. आई रिपीट, स्टेट जितने भी स्टेट के अंदर एलिजिबल आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो डीजीपी बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं, ज्यादातर एडीजीपीज होते हैं, तो उन सीनियर आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट भेजी जाएगी सेंटर को. तो यूपीएससी के चेयरमैन के अंडर एक एम्पैनलमेंट बनेगा जिसमें होंगे यूनियन होम सेक्रेटरी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट कंसर्न्ड है, इसके अलावा उसी स्टेट के आउटगोइंग डीजीपी जो रिटायर होने वाले हैं, और साथ में सेंट्रल पुलिस फोर्स के हेड्स होंगे. अब ये एम्पैनलमेंट उन नामों के ऊपर विचार करेगा और फिर जो भी 3 सीनियर मोस्ट बैच हैं उनमें से किन्हीं 3 ऑफिसर्स का नाम स्टेट को वापस भेजेगा, और स्टेट उन 3 में से किसी एक को डीजीपी अपॉइंट करेगा. देखिए, इस सिस्टम के होने से पहले यह था कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी गुड बुक्स वाले लोगों को डीजीपी अपॉइंटमेंट देती थी, जिसमें कई बार सीनियरिटी वगैरह कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी. तो फिर यूपीएससी की इन्वॉल्वमेंट की गई, लेकिन यूपीएससी ही कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, तो पूरा इसको यूपीएससी के हाथ में भी नहीं दिया गया. तो नॉर्मली देखें तो 6, 7, 8 नाम जिसकी कोई कैप नहीं है,
वो स्टेट भेज सकता है सेंटर को कि भाई हम इनमें से किसी एक को डीजीपी चाहते हैं। अब उनकी सीनियरिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स का नाम ये सेंटर का एम्पैनलमेंट पैनल वापस भेजेगा स्टेट को, और स्टेट सीएम उनमें से किसी एक पर्सन को डीजीपी अपॉइंट करेंगे। तो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के साथ हम इंडिपेंडेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट डीजीपी के तौर पर देख पाएंगे। साथ ही इसमें याद रखिए अब ये किया गया है कि जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे स्टेट में, वो जो नाम प्रपोजल के लिए जा रहे हैं सेंटर के लिए, उसको सर्टिफाई करके भेजेंगे। तो आगे जाकर हम अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर पाएंगे कि आपने नाम क्यों नहीं भेजे हैं। कई बार स्टेट डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए नाम नहीं भेजता है, बहुत डिले के साथ भेजता है। देन इट कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि होना क्या चाहिए कि जो भी ऑफिसर का नाम आप सेंड कर रहे हैं उनकी सर्विस को कम से कम 6 महीने अभी बचे होने चाहिए, उनकी रिटायरमेंट में अभी 6 महीने का पीरियड होना चाहिए। कई बार ये होता है कि अपनी गुड बुक्स वाले ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए जस्ट नियर टू द रिटायरमेंट डेट तब उनका नाम सेंड किया जाता है। तो अब ऐसे ऑफिसर का नाम सेंड नहीं करेंगे जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त रह गया। देन जब डीजीपी रिटायर होने वाले हैं उससे 3 महीने पहले ही ये नाम यूपीएससी को भेज दिए जाने चाहिए, ताकि रिटायरमेंट डेट पर पहले ही सक्सेसर डिसाइड हो चुका हो। एंड देन कम्स सिलेक्शन, जो सीनियर मोस्ट बैच अवेलेबल हैं उनमें से किसी एक ऑफिसर को एज अ डीजीपी अपॉइंट किया जाएगा। देन इट कम्स टू व्हाट इज प्रकाश सिंह जजमेंट। देखिए पुलिस रिफॉर्म अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो प्रकाश सिंह जजमेंट समराइज करती है सारी की सारी ही पुलिस रिफॉर्म की इंपॉर्टेंट चीजों को। अब जूलिया रिबोरो कमेटी भी है और कमेटीज भी कुछ इसके ऊपर है, लेकिन आप प्रकाश सिंह जजमेंट को अपने आंसर में ज्यादा यूज करें, बेहतर रहेगा। सो प्रकाश सिंह जजमेंट इज बेसिकली जो इसके पिलर हैं, उस पिलर्स में कहा गया कि एक तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, हर स्टेट को क्या क्या एस्टैब्लिश करना है। एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए जो पुलिस पॉलिसी बनाए कि स्टेट के अंदर पुलिसिंग की पॉलिसी क्या होगी, कैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसे बंदोबस्त ड्यूटियां जाएंगी, वो सब ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन डिसाइड करेगा। इसके अलावा एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो डीएसपी और उससे नीचे के रैंक पे जितनी भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस हैं उनको डिसाइड करे। तो जो ट्रांसफर्स के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, पोस्टिंग्स के अंदर बहुत सारी सिफारिशी सिस्टम चला जा रहा है कि आप मिनिस्टर्स के पास जाके, एमएलएस के पास जाके सिफारिश लगवाकर, या कई बार तो ये भी इल्जाम होता है कि पैसे देकर आप मनचाही पोस्टिंग ले सकते हैं। वो सब क्लीन हो और एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड हो जो प्रॉपर मैकेनिज्म में ट्रांसफर, पोस्टिंग को देख रहा हो। देन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कहावत यह है कि अगर आपको किसी से भी शिकायत है, किसी से कोई परेशानी है, आप पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पुलिस से ही परेशानी है कि पुलिस ही परेशान कर रही है, तो शिकायत कहां दर्ज कराएं। हद ये होता है कि चलिए आप एसपी साहब के सामने पेश हो गए, सीनियर ऑफिशियल को अपनी दरख्वास्त दे दी, पर है तो वही पुलिस महकमा ही। सो बेसिकली एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो पुलिस के मिसकंडक्ट की शिकायतें रिसीव करेगी। तो अगर पुलिस ने किसी को हरास किया तो सिटीजन्स इस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जा सके। इसके अलावा डीजीपी को और जो भी की पुलिस ऑफिशियल्स हैं इनको मिनिमम 2 ईयर का टेन्योर देना है। तो डीजीपी के लिए एक और चीज याद रखें, विच इज इम्प्लीकेबल टू सीबीआई डायरेक्टर एज वेल इन विनीत नारायण केस। तो कम से कम 2 साल का टेन्योर दिया जाएगा डीजीपी को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में इनको हटा सकते हैं, बट नॉर्मल सर्कमस्टांस में इनको नहीं हटाना है। देन कम्स what is the significance and impact of these reforms or this single window appointment system of DGP? So एक देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे प्रकाश सिंह साहब भी, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं। तो प्रकाश सिंह जो खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, बीएसएफ को हेड कर चुके हैं, तो उनकी ओपिनियन में जो सारा सिस्टम खराब होता है किसी स्टेट में पुलिसिंग का, उसके लिए लार्जली डीजीपी जिम्मेवार है। अगर डीजीपी बेहतर है तो हम उम्मीद करते हैं वो जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है वो नीचे की हायरार्की में परकोलेट करेगी। लेकिन अगर डीजीपी खुद ही अपराइट पर्सन नहीं है तो वो ही करप्टनेस आपको नीचे की हायरार्की में परकोलेट करते हुए दिखेगी। तो डीजीपी बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है जो सारी पुलिस को स्टेट की मैनेज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन की अथॉरिटी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो फिर जो पुलिस को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इवन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से।
अगर पॉलिटिशियन की सिफारिश पे किसी पर्सन को डीजीपी लगा रहे हैं तो क्विड प्रो को आएगा, इंडिपेंडेंट पर्सन है तो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म, मेरिट बेस्ड लीडरशिप ये प्रमोट की जाएगी। और जैसे ही पुलिस करेक्ट होती है विद ऑटोमेटिक रिजल्ट यू कैन हैव ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ट्रस्ट इन ऑल द पुलिसिंग सिस्टम। So this is about the DGP's appointment. Now we move to the artificial intelligence use in public service delivery. Modern day governance को हम जानते हैं गुड गवर्नेंस के नाम से, और गुड गवर्नेंस का एक की पिलर है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी शुड बी एफिशिएंट, शुड बी इकोनॉमिक एंड शुड बी इफेक्टिव। तो इन्हीं 3 E's के ऊपर अगर आपको अपनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो भी बहुत सारी सर्विसेज स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, दैट कैन बी फूड, लॉ एंड ऑर्डर, दैट कैन बी लाइक एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, दैट कैन बी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इन सभी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक, सस्ती हो, एफिशिएंट, टाइमली डिलीवरी हो और इफेक्टिव, उसका रियल इफेक्ट भी, उसकी वैल्यू भी लोगों तक पहुंच सके, हमें इन 3 पिलर्स पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एस्टैब्लिश करनी है। और आज के टाइम में इसी इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एस्टैब्लिश करने के लिए वी आर ऑन द पाथ टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट ऑफ आवर ऑपरेशन। फिलहाल ये करंट अफेयर में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च किया गया है। सो दिस इज वधम्मा विलेज इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर एक आंगनवाड़ी सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनेबल कर दिया गया है। तो क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली एक मिशन बाल भरारी प्रोजेक्ट है जो रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड को कम करने और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर डिपेंडेंट है। जो 3 से 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में, उसके ऊपर फोकस्ड है। नाउ इट कम्स टू, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VR टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट किया गया है। तो क्या फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे AI डैशबोर्ड क्रिएट किए गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, VR हेडसेट दिए गए हैं, टैबलेट्स हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स हैं। तो इसके थ्रू जो बच्चे हैं वो ज्यादा इंगेजिंग मैकेनिज्म में चीजों को सीख पा रहे हैं। देन AI गाइडेड राइम्स यहाँ पर बच्चों को सिखाई जा रही हैं, और जैसे आंगनवाड़ी में होता भी है कि प्लेफुल एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो फिर प्लेफुल एजुकेशन के लिए सॉन्ग्स, स्टोरीज, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाइडेड होकर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन आंगनवाड़ी वर्कर को स्पेशली ट्रेन किया गया है इन सब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, और इसकी वजह से जहां पर सिर्फ 10 बच्चे इस आंगनवाड़ी सेंटर में आते थे उसमें आपको मोर देन डबल जंप देखने को मिला। अब 25 बच्चे एनरोल वहां पर कर लिए गए। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि नागपुर के और भी 40 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर इस तरह की फैसिलिटीज में एनरोल किए जाए। अब ये तो हुआ एजुकेशन के ऊपर। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ हम इतना यूज कर पाएंगे कि हम कुछ स्मार्ट बोर्ड पे उनको पढ़ा दें, जैसे शायद मैं सब कोशिश कर रहा हूं? इसके अलावा न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के लिए क्या किया जा रहा है, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है पोषण ट्रैकर के थ्रू, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनालिसिस ये कि वाकई फूड न्यूट्रिशियस प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आइडेंटिफाई किया जा रहा है मेल न्यूट्रिशन रिस्क को, कौन कौन से सेंटर पे कौन कौन से बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन के रिस्क के ऊपर है। और इसके अलावा जॉयफुल लर्निंग ये तो प्रोवाइड की जा रही है। सो फ्रॉम एजुकेशन टू न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जो पोषण ट्रैकर है उसको भी अब कोलैबोरेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो ये तो हुआ अभी का करंट अफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन आंगनवाड़ी सेंटर और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बट इसके अलावा हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं जो इनिशिएटिव्स अभी लिए जा रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एक है मल्टीलिंगुअल AI टूल्स लाइक भारत जेन, डिजिटल इंडिया भाषिनी। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज बैरियर। तो बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, कहीं पंजाबी, कहीं मराठी। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू हम किसी भी प्लेटफॉर्म को मल्टी लिंग्विस्टिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वेलफेयर डिलीवरी जैसे कि पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन की बहुत सारी स्कीम को टारगेटेड डिलीवरी दी जा रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अब इसमें कुछ कोर्ट के लिए जैसे सुपेस प्रोग्राम है, तो सुपेस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं जजेस इन लीगल रिसर्च।
सो मच सो दैट कि जजमेंट राइटिंग या ड्राफ्टिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जा रही है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि जजेस एआई का यूज करके जजमेंट लिख रहे हैं, मतलब एआई से लिखवा रहे हैं, बट लीगल रिसर्च के लिए अब एआई टूल सुपेस जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। देन यू कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, जैसे ये है प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, ये माइक्रोसॉफ्ट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती ने स्टैब्लिश किया है। तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं कि एक तो जैसे आपको फील्ड कंडीशंस का सर्वे करना है, या फिर इरिगेशन को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। और यहां पर प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स के थ्रू क्रॉप यील्ड की 40% इंक्रीज आपको देखने को मिल रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, आप उसमें वाटर भी कंजर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पर आप मिनिमम वाटर के साथ ऑप्टिमम इरिगेशन आप कर पा रहे हैं। तो फिर 40% आपका क्रॉप प्रोडक्शन ये बढ़ जा रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट मॉनिटरिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो यहां पर जैसे मिशन मौसम है, मौसम ऐप है, तो इसके थ्रू इंडिया को क्लाइमेट रेडी, वेदर रेडी किया जा रहा है, ताकि हम लोकलाइज्ड एरिया के अंदर हम डेली बेसिस पर रिलायबल वेदर प्रेडिक्शंस कर सकें। और उसी को फिर आगे हम रिलेट करेंगे, जैसे अब एआई क्या कर रहा है, इसी के साथ आईएमडी के डेटा से उसको रिलेट किया जा रहा है। तो इसके साथ जितने भी डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं या जहां पर फ्लड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है, वहां पर हम एआई के यूज के साथ बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली अर्बन गवर्नेंस, जैसे एक तो चालान काटने के लिए भी कैमराज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, मेट्रो सिटीज में खासकर, लेकिन इसके अलावा जैसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू हम कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे इसमें बेंगलुरु काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन को कट किया जा रहा है। तो आप ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो जैसे आप कुछ नोट करें, जैसे त्रिपुरा का एक एग्जांपल अभी न्यूज़पेपर के अंदर रहा था, वहां पर आईएएस ऑफिसर हैं चांदनी चंद्रन। आईएएस चांदनी चंद्रन का जो इलाका है वो बेसिकली डील कर रहा था 70% ड्रॉप आउट रेट से। इतने हाई नंबर का ड्रॉप आउट रेट है इन एजुकेशन। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन बच्चों को ट्रैक करना शुरू किया, प्रॉब्लम्स को नोटिफाई करना शुरू किया, स्कूलों में क्या दिक्कत है वो नोटिफाई किया, और फिर यहां पर ड्रॉप आउट से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आप एक खास चीज नोट करें, खासकर एग्रीकल्चर के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स से है, इससे रिलेटेड एक चीज नोट कर लें कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनपुट है, दैट इज अबाउट $1.7 बिलियन इन 2023, विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू $4.7 बिलियन इन 2028। तो बहुत जल्द क्वाइट जंप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी कम टू व्हाट इज द की इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव आएंगे, जैसे इंडिया में एक प्रॉब्लम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, इंडिया और भारत का फर्क, या फिर अर्बन और रूरल एरियाज का फर्क। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डिजिटल डिवाइड से हम डील कर रहे थे, उसको कट करने में काम आएगा। इसके अलावा इंक्लूसिविटी प्रमोट होगी, हम लैंग्वेज बैरियर्स को ब्रेक कर सकते हैं, हम ज्यादा डिसेबल फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे एआई के यूज के साथ। देन सारी ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और टारगेटेड डिलीवरी बढ़ती है, और इसी के साथ हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का भी मौका मिलता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज। नाउ वी मूव टू 10 BRS MLAs disqualification. Supreme Court give Speaker 3 months to decide. Now this is related to the anti-defection law. Anti-defection law, which was added to the Indian Constitution under 10th schedule by 52nd Amendment 1985 to stop the defects. मतलब आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर जीतकर लेजिस्लेटर बने हैं, बीट एमएलए और एमपी, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों जगह लागू होता है, तो फिर आप उससे डिफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आप वो पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जाते हैं
तो फिर आपको अपने लेजिस्लेटर की सीट भी छोड़नी होगी एज अ पेनल्टी। सो प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ है, तेलंगाना में कुछ एमएलए इलेक्ट हुए ऑन भारत राष्ट्र समिति की टिकट पर, दिस इज पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यहां पर इलेक्ट होने के बाद इन्होंने डिफेक्ट किया इन फेवर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब बीआरएस छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन इसके बाद स्पीकर को इनकी डिफेक्शन के ऊपर डिसाइड करना था। एज वी नो कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का केस है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इन लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, इन लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना होता है। लेकिन यहां पर स्पीकर ने इनऑर्डिनेट डिले किया, इनका केस डिसाइड ही नहीं किया, मंथ्स तक वो पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद जो अग्रीड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और पहले तेलंगाना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये कहा गया कि भाई स्पीकर अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। हालांकि ये क्लियर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितने महीने के अंदर आप डिसाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम यही आती है, कई जगहों पर यह देखा गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटर रूलिंग पार्टी के फेवर में डिफेक्ट कर रहा है, रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, अब स्पीकर ऑफ द हाउस आल्सो बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, तो उनके केस पर डिसीजन ही नहीं लेते हैं स्पीकर। जब तक स्पीकर उनके केस में डिसीजन नहीं लेंगे तब तक भाई आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर स्पीकर डिसीजन नहीं ले तो भाई हो सकता है 4-5 साल उनकी डिफेक्शन डिसाइड ही ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें 3 मंथ का टाइम दे दिया है कि तेलंगाना के स्पीकर को 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा इनकी डिफेक्शन के बारे में, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो कोर्ट पे तो चैलेंज हो ही सकता है। इसमें एक फैक्ट और नोट करें, जब 52nd अमेंडमेंट के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग रखा गया था। लेकिन किहोतो होलोहन केस के अंदर नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, आप उसको जुडिशियल रिव्यू में ले जा सकते हैं। नाउ इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या है कि एक तो जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के केस को डिसाइड करते हैं, अब ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी हुई, तो ही विल एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल, एंड फर्दर while acting as a tribunal he does not enjoy immunity under article 122 और 212। क्या है आर्टिकल 122 में लोकसभा के स्पीकर और 212 में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को इम्यूनिटी दी गई है कि वो अगर हाउस की प्रोसीडिंग से रिलेटेड किसी चीज पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, आप उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर कह दिया क्योंकि आप एक ट्रिब्यूनल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं तो अब आपको इम्यूनिटी नहीं है, आपके डिसीजन को हम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए ले लेंगे। साथ ही स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है। सो व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड हियर इन दिस करंट अफेयर, दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज बाउंड टू टेक डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ और डिफेक्शन केसेस विद इन 3 मंथ ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। इसके अलावा थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। सो 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया ताकि डिफेक्शन ना क्रिएट हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना हो, आप जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी के साथ स्टिक रहें, अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर आपको एमपी एमएलए की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। देन इसका पर्पस है पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकना, और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों पे लागू होता है। इसके साथ ही याद रखें कि ग्राउंड्स क्या हैं, 3 तरह के लेजिस्लेटर्स हैं, याद रखेंगे। एक है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर चुन के आए, वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो अगर देयर इज अ डाइवोर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देते हैं या पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप फॉलो नहीं करते हैं, जहां भी व्हिप इशू हो सकता है, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो जब वो पार्टी में नहीं तो पार्टी छोड़ेगा क्या। लेकिन इसके साथ उल्टा है, अगर इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले इलेक्ट होने के बाद, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। और तीसरे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर अपनी नॉमिनेशन वाली डेट के 6 मंथ के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन 6 मंथ के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो तीनों तरह के लेजिस्लेटर्स आर डेल्ट विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक्सेप्शन क्या है इसकी, तो एक्सेप्शन है
2/3 लेजिस्लेटर। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा लेजिस्लेटर ही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो ये एक्सेप्शन है, फिर उन पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ इन्वोक नहीं कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ स्टॉप्स रिटेल डिफेक्शन, बट ये बल्क डिफेक्शन को टैकल नहीं कर पाता है। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल याद रखिएगा, पैराग्राफ 6 ऑफ 10th शेड्यूल से डील करता है और ये ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेंगे। और साथ ही में अब इनके ऊपर 3 महीने का पीरियड फिक्स कर दिया गया है और 3 महीने के अंदर इनको डिसीजन लेना होगा। और याद रखें कि होतो होलोहन केस के बाद स्पीकर का डिसीजन इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू इन डिफेक्शन cases. Now we come to the questions. The very first, consider the following statement related to anti-defection law and Supreme Court judgment in Padi Kaushik Reddy and State of Telangana. ये वही केस है जो अभी तेलंगाना का हुआ है केस citation. So the speaker acts as a tribunal under the 10th schedule to decide disqualification petitions, but enjoy constitutional immunity under Article 122 and 212. Answer is no. देखिए यहां तक तो ठीक है, दैट ही एंजॉयज या एक्ट एज ट्रिब्यूनल व्हाइल डिसाइडिंग सच पिटिशंस, बट 122 और 212 की इम्यूनिटी उनको नहीं मिलेगी। क्या है इम्यूनिटी? दैट हाउस के अंदर हाउस रिलेटेड एक्शंस डिसीजन मेकिंग के लिए स्पीकर कैन नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन इस डिसीजन के लिए उनको कोर्ट में कॉल किया जा सकता है। इट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Then Supreme Court has set a strict deadline of 3 months for the speaker to decide on disqualification petition. यही हमारा आज का करंट अफेयर है। Then anti-defection law was introduced by 52nd Constitutional Amendment in 1985 and applies both Parliament and state assemblies. Yes sir, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ही स्टेट का है और पार्लियामेंट में भी ये लागू होता है। Then the speaker's decision on disqualification petition is final and not subject to judicial review under any circumstance. अभी हमने डिस्कस किया था कि होतो होलोहन केस के बाद अब ये ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। सो आंसर इज बी, 2 ओनली। देन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट डीजीपी। द सिंगल विंडो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइज द डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस फ्रॉम April 22, 25। बस याद रखने के लिए कि हाँ अप्रैल में शुरू हुआ था। अंडर द न्यू सिस्टम, state must send proposal to UPSC at least 6 months before the DGP post become vacant. 6 months? Answer is no. It is 3 months. तो जब भी स्टेट के डीजीपी रिटायर होने वाले हैं 3 महीने पहले स्टेट यूपीएससी को एक लिस्ट भेज देगा। हाँ, ये जो लिस्ट भेजी जाएंगी उसमें वो ऑफिसर्स होने चाहिए जिनका रेजिड्यूल टाइम, जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने या उससे ज्यादा का वक्त बचा है। Then, a secretary rank officer must certify the eligibility and minimum tenure of DGP, which is 6 months, residual officer sent for empanelment to UPSC. It is correct. The UPSC empanelment committee is headed by UPSC chairperson and Union Home Secretary, the state chief secretary, the state DGP, and officer from CPO, Central Police Organization or Central Paramilitary Forces. ये composition याद कर लीजिएगा, correct composition. So how many statements are correct? So here 2 only are, sorry, here it is 3 statements are correct. Lastly, discuss the role of artificial intelligence in transforming public service delivery in India. How does AI help bridge the rural-urban digital divide and promote inclusive governance? इसमें मैं चाहता हूं कि आपको जो नोट्स इस क्लास के साथ हैं उन नोट्स को गो थ्रू होइए और भी एग्जाम्पल आप कुछ सर्च कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।